Hello friends, I Sushant. Welcome you all to class 9 history chapter number 4. We are continuing for a society and colonialism. So today we'll start from the fears of the people. लोगों के भय। औपनिवेशिक सरकार ने 1905 में जब जंगल के 2/3 हिस्से को आरक्षित करने, घुमंतु खेती को रोकने और शिकार व वन्य उत्पादों के संघर्ष पर पाबंदी लगाने जैसे प्रस्ताव रखे तो बस्तर के लोग बहुत परेशान हो गए। कुछ गांवों को आरक्षित वनों में इस शर्त पर रहने दिया कि वे वन विभाग के लिए पेड़ों की कटाई और ढुलाई का काम मुफ्त करेंगे और जंगल को आग से बचाए रखेंगे। बाद में इन्हीं गांवों को वन ग्राम कहा जाने लगा। बाकी गांव के लोग बगैर किसी सूचना या मुआवजे के हटा दिए गए। काफी समय से गांव वाले जमीन के बढ़े हुए लगन तथा औपनिवेशिक अफसरों के हाथों बेगार और चीजों की निरंतर मांग से त्रस्त थे। इसके बाद भयानक अकाल का दौर आया। पहले 1899-90 में और फिर 1907-8 में वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया। लोगों ने बाजारों में त्योहारों के मौके पर और जहां कहीं भी कई गांवों के मुखिया और पुजारी इकट्ठा होते थे, वहां जमा होकर इन मुद्दों पर चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। कांगेर वनों के ध्रुवा समुदाय के लोग इस मुहिम में सबसे आगे थे, क्योंकि आरक्षण सबसे पहले यही लागू हुआ था। हालांकि कोई एक व्यक्ति इनका नेता नहीं था, लेकिन बहुत सारे लोग नेथानार गांव के गुंडाधौर इसको इस आंदोलन की एक अहम शख्सियत मानते थे। 1910 में आम की टहनियाँ, मिट्टी के ढेले, मिर्च और तीर गांव वाम चक्कर काटने लगे। यह गांव में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का संदेश था। हर एक गांव ने इस बगावत के जो कि खर्चे में कुछ न कुछ मदद दी। बाजार लूटे गए, अफसरों और व्यापारियों के घर, स्कूल और पुलिस थानों को लूटा व जलावा गया तथा अनाज का पुनर्वितरण किया गया। जिन पर हमले हुए उनमें से ज्यादातर लोग औपनिवेशिक राज और इसके दमनकारी कानूनों से किसी न किसी तरह जुड़े थे। इन घटनाओं के एक चश्मदीद गवाह मिशनरी बेल्जियम ये बोर्ड ने लिखा, पुलिस वाला व्यापारियों, जंगल के अर्दलियों, स्कूलों, मास्टरों और प्रवासियों का हुजूम चारों तरफ से जगदलपुर में चला आ रहा था। अंग्रेजों ने बगावत को कुचल देने के लिए सैनिक भेजे। आदिवासी नेताओं ने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेज फौजों ने अनेक तंबुओं को घेर कर उन पर गोलियां चला दी। इसके बाद बगावत में शरीफ लोगों पर कोड़े बरसाते और उन्हें सजा देते सैनिक गांव गांव घूमने लगे। ज्यादातर गांव खाली हो गए क्योंकि लोग भागकर जंगलों में चले गए थे। अंग्रेजों को फिर से नियंत्रण पाने में 3 महीने लग गए। फिर भी वे गुंडाधौर को कभी नहीं पकड़ सके। विद्रोहियों के सबसे बड़ी जीत यह रही कि आरक्षण का काम कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया और आरक्षित क्षेत्र की भी 1910 से पहले की योजना से लगभग आधा कर दिया गया। बस्तर के जंगलों और लोगों की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने और जंगलों को औद्योगिक उपयोग के लिए आरक्षित रखने की नीति कायम रही। 1970 के दशक में विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग को लुगदी उपलब्ध कराने के लिए 4,600 हेक्टेयर
प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं। लेकिन स्थानीय पर्यावरणवादों जो ये थे इन्वायरमेंटलिस्ट, इसके विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना के रोक दिया गया। आइए अब एशिया के एक और हिस्से इंडोनेशिया की तरफ चलें, जरा देखें किसी वक्त वहां क्या कुछ हो रहा था। फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। जावा के जंगलों में हुई बदलाव। जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक जमाने में यह क्षेत्र अधिकांशतः वनाच्छादित था। इंडोनेशिया के डच उपनिवेश था, और जैसा कि हम देखेंगे भारत व इंडोनेशिया के वन कानून में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। 1600 शताब्दी में जावा की जो अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट था वुडकटर्स ऑफ जावा। जावा के लकड़हारे। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बंटी, तो जहां के 6000 कलांग परिवारों को भी, जो कि दोनों राज्यों में बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बारे बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाया, या ये राजाओं का महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करें। 1770 में कलांगों ने एक डच किलों पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। डच वैज्ञानिक वनिक 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच औपनिवेशिक ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर विदेशी थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वह भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीणों को निवेशी हम कहते हैं, जो गाय चराने, बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरते वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवर पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। भारत की ही तरह जहां भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण ने वन प्रबंधन और वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। जाहिर है कि पेड़ काटने, लाठों का ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहला तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया, और बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इसे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसे उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया जाए करेंगे वो। इस व्यवस्था को ब्लंगडन डिंस्टेन के नाम से जाना गया। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफी के वजह थोड़ा बहुत मेहनताना ये तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट, सामिन चैलेंज।
जमीन का चुनौती। सन 1890 के आसपास सगौन की जंगलों में स्थित ये जो गांव के निवासी ये सुरंतिको जमीन ने जंगलों पर राज्य की मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। ये जो जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वाले इसमें जमीन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। डच जब जमीन का सर्वेक्षण करने आए तो कुछ जमीनवादियों ने अपनी जमीन पर लेटकर इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगन या जुर्माना भरने या बेकार करने से इनकार कर दिया।